जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग महान्यायवादी और सीएजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे को हम लोग देखेंगे और जितना भी आज तक इसमें पूछा गया क्वेश्चन वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, A to Z क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 76(1) के तहत। और इसका अहर्ता क्या होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का जो अहर्ता होती है वही इसका भी होना चाहिए। अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता, अब देखिए राज्य में आ गए तो महाधिवक्ता, केंद्र में था तो वह अटॉर्नी जनरल था जिसको कहते हैं महाधिवक्ता और महान्यायवादी। ठीक है, वह राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। कौन? महाधिवक्ता। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। वह राज्य के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। कह रहा है कि अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत एक महान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तथा या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। इसको जो है लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन की समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग, राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को जो है 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला क्या है? विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षाएं रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। संसदों के दोनों सदनों के जो है सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारे को हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड लगभग 40-42 प्रश्न होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कहते हैं कि भारत को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे, अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? महान्यायवादी। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राइट आंसर इसका भारत का महान्यायवादी होगा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो अनुच्छेद 76 के तहत। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 76 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? यह राइट आंसर महान्यायवादी को, ऑप्शन सी महान्यायवादी को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधिक सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? तो यह भारत सरकार के हैं। किसके हैं? भारत सरकार के हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, कहता है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन? तो ये अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और उनकी योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं, ये भी सही है। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है।
संसद द्वारा उसको महाभियोग लगाकर नहीं हटा सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर एक और दो आपका सही आंसर होगा। एक और दो आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। आगे है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। महान्यायवादी जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76 के 4 के तहत। अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अतः क्या है कि राष्ट्रपति को उसको पदच्युत यानी हटाने का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कह रहा है कि पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 12। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है। और दूसरा है उसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। क्या कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख देते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 13। कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? यह भारत के अटॉर्नी जनरल को, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर की एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी भाग ले सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? पहला कथन है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा कथन सही बात है। दूसरा कथन है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही बात है। तीसरा है कि लोकसभा में बोल सकता है। चौथा है लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, लोकसभा में वो मतदान नहीं कर सकता है। यानी कि 1, 2, 3 यानी कि सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित जो है एक मिनट, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। करता है कि संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है
बोले और उनकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर है, करें कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एक कानूनी सलाहकार होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। कहते भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह एक न्यायिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। इसी को कहते हैं महाधिवक्ता। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के 2, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के 1, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 165 के 3 में कहा गया है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन। तो इसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, अनुच्छेद 148 के 1 के तहत। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये अनुच्छेद 148 के तहत, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 26। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। कहता है निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद का सृजन किया जाता है। तो ये संविधान के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद पर नियुक्ति का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का। यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवाएं शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। इसमें जो पहले हो जाए उसके बाद उसका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही नहीं है। निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो आप देखेंगे इसका पहला है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही बात है। उनका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के, ये भी कथन क्या आपका सही है कि उसका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। देखते हैं अगला कथन क्या है। अगला कथन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते नहीं, इसको जो है राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते। कहता कौन सा गलत है, तो यही गलत है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को जो है यानी कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है। कैग को जो है भारत के राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 12 के 1 के तहत अनुसूची है यह, ठीक है। दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148 के 4 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार को या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, इसको और थोड़ा सा ये कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो पहला कथन देखेंगे कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करने और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना यह महालेखा परीक्षक द्वारा सही है। इसका यह कथन सही है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह कथन भी क्या है आपका सही है। दूसरा है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह कथन भी क्या है सही है। चलते हैं अगला कथन है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। नहीं, यह जो है महानियंत्रक का काम नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण कार्य नहीं करता है, बल्कि इसका लेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला है वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा कथन है कि वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि लेखों के लेखा परीक्षा करता है। यह मतलब इसका कर्तव्य है। उसके बाद आगे है कि वह गृह भंडारों की
लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। और वह पांचवा है कि वह सरकारी कंपनी एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुकूल भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उनकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार का अधिकार रखता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है कि रुकिए, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, कहता है कि लोक निधि के फलोत्पाद और आशयित प्रयोग के सुरक्षा के करने के लिए के साथ साथ जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व जो है वह ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा। कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजना का कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति पर विचार विमर्श करती है, सही है। दूसरा है, कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंध में कानून का उल्लंघन किया हो। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसे जो है संघ के उसके राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्राप्त की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33 नंबर, कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वह संसद की होती है। संविधान के अनुच्छेद 151 के 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सक्षम प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी जो होता है वह संसद का होता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 34। निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति के बैठक में जो है यह उपस्थित रहता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कर रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और एवं शक्तियों का वर्णित करती है। नेक्स्ट है कि 35 नंबर कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया जा सकता है और यह जो है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर भी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित
और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए, उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 36। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो यह लोक लेखा समिति का किसका होता है? लोक लेखा समिति का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं, मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रण के कर्तव्य, शक्ति और सेवाओं स्थिति अधिनियम के लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के दायित्वों से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। 1976 आपका राइट आंसर होगा। महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं स्थित अधिनियम 1971 के द्वारा 1976 में संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया तथा CAG को लेखों के तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपका 48 नंबर जो प्रश्न है वह है क्या कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये गलत कथन है। सिविल संहिता प्रक्रिया के उपक्रम के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होता है, नहीं, ये भी कथन गलत है। तो दोनों में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो ना एक सही है ना दो सही है। ऑप्शन देखते हैं किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अतः कथन एक क्या हो गया? गलत हो गया। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। कथन दो भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39 39 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, कौन सा होगा? 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। कहता है कि भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षण के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे देखे कि भारत की यह किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कह रहा है कि लोक वित्त सरकार के वित्त क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व का परीक्षण, वित्तीय प्रशासन का परीक्षण, व्यावसायिक बैंक का कार्य का निष्पादन नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन से नहीं है।
ठीक है, तो आज आपका क्या हो गया, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।